आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुका है और हमने SN1 रिएक्शन की बात कर चुके हैं। अब हम अपने इस लेक्चर से SN1 रिएक्शन की कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ इस लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जब भी हमें बतानी होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए, उसका नाम होता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही हमें बताती है कि आखिरकार SN1 के प्रति रेट हमारा ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, मैंने कल आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है इस तरीके से CH3 यहाँ पर X और यहाँ है CH3CH CH3X 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर मिथाइल हैलाइड। ये हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं। अगर मैं इसमें SN1 रिएक्शन की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और हमें पता है जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर रेट भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद रिएक्टिव होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और लास्ट में आपके पास रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड। ये तो बहुत बेसिक बातें थी, लेकिन अब हम अपने लेक्चर में थोड़ा सा हाई लेवल कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, बताइए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसका फास्टर होगा। तो आपको जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए रेट ऑफ SN1, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बताना है, रेट टुवर्ड्स SN1। तो आपको यहाँ पर हमेशा क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है और कार्बोकैटायन बनाने के बाद उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है। सबसे पहले जब भी आपसे क्वेश्चन आए रेट SN1 के प्रति तो आपको सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाना है। तो हम लोग कार्बोकैटायन बनाना शुरू करते हैं। अगर हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनाएंगे तो हमारे पास कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और अगर हम यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाएंगे तो हमारे पास इसके पास कार्बोकैटायन कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 कार्बोकैटायन बन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आपको तो पता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ब्रेड्स ने क्या कहा था, ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। तो हम बोलेंगे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब उसके बनने के चांसेस ज्यादा, और बनने के चांसेस ज्यादा तो यहाँ पर रिएक्शन SN1 के प्रति भी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ये हमने जस्ट पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा और अपने क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है। ये यहाँ पर Cl है और यहाँ आपके पास इस तरीके से टेट्रापेटाइल ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास Cl है। ये आपके पास 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड हैं, आपको यहाँ पर रेट बताना है। बहुत सोच समझ के करिएगा। देखो, आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बना लेते हैं। अगर हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो हमारे पास कैसा तस्वीर आ जाएगा, हमारे पास तस्वीर कुछ ऐसा सा आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे Cl हटा के यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपने क्या किया, इस Cl लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर LFH की बात करता हूँ तो यहाँ पर LFH कितने हैं, 0। LFH आता है ना कैलकुलेट करना। ये जो कार्बोकैटायन वाली पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, 0, और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर उस कार्बन पर H नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं और एक यहाँ से बॉन्डिंग है। अगर मैं यहाँ पर LFH की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास LFH कितने हैं, 9 अल्फा H कैसे हो गए, इस तरीके से होंगे ना,
H H H, तो आपके पास यहाँ पर 9 अल्फा H है। अब पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मैं दोनों की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अल्फा H 9 है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। स्टेबिलिटी क्या है हमारे पास, ज़्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो यहाँ पर कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से रेट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्डर होते हैं। एक ऑर्डर होता है एक्सपेक्टेड ऑर्डर, जो कि आप लोग सोच रहे हो। तो अगर मैं इसको नंबर 1 कह देता हूँ और इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ, तो आप बोलोगे सर सेकंड वाले का SN1 के प्रति रेट क्या होगा, फास्टर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे करेक्ट ऑर्डर की बात करता हूँ तो वो जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो होता है 1 इज ग्रेटर देन फर्स्ट। यही क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में अटका सकता है। पॉइंट को समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पर अगर मैं इससे इस केस की बात करता हूँ तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या था, स्टेरिक स्ट्रेन बहुत है। स्टेरिक स्ट्रेन बहुत है। क्यों? यहाँ पर क्या है, आपस में sp3 हाइब्रिडाइज है ये वाले कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज पे यहाँ पर सबका बॉन्ड एंगल समथिंग कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट रहा होगा। लेकिन इस वाले केस में बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। मतलब 109 डिग्री से 120 डिग्री एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिलीफ ऑफ स्ट्रेन हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल था पहले जो स्ट्रेन के वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, अब यहाँ पर क्या हो गया, रिलीफ ऑफ स्ट्रेन हो गया। और हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके पास स्टेरिक फैक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे डोमिनेट कर जाते हैं। दोबारा से पॉइंट समझिए। आपके अकॉर्डिंग जैसे मैं चल रहा था तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट आ गया, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जो करेक्ट ऑर्डर है वो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड है, क्योंकि यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन रिलीफ हो रहा है। और हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा कि जब भी स्टेरिक फैक्टर वर्क करता है वो हमेशा स्टेरिक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे डोमिनेट ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे इस SN1 के रेट के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं, यहाँ पर आपके पास लीविंग ग्रुप लगा है और एक लास्ट सबस्ट्रेट आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं। आपको इन सबस्ट्रेट में बताना है रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर इन सबसे कार्बोटाइन बनाओ और कार्बन की स्टेबिलिटी चेक करो। लेकिन जब भी हमारे पास रेट ऑफ SN1 बताना होता है जहां पर हमारे पास बीटा कार्बन पर क्या हो, ब्रांचिंग इंक्रीज हो, तो उस वाले केस में हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। देखना ध्यान से क्या बताने जा रहा हूं मैं। आप अगर देखोगे तो ये पोजीशन क्या है 0, ये पोजीशन क्या है अल्फा और यहाँ पर क्या है बीटा। ये फिर गामा वगैरह डेल्टा इस तरीके से चलेगा। ये पोजीशन है 0, ये है अल्फा, यहाँ पर बीटा। अब इस बीटा पोजीशन पर कितनी ब्रांचिंग आ रही है, एक ब्रांचिंग आ रही है साइड चेन की, है ना, ब्रांचिंग। इस वाले जगह पर देखते हैं ये पोजीशन 0 है, ये अल्फा है और यहाँ पर बीटा है। यहाँ पर कितनी ब्रांचिंग आ रही है, 2 ब्रांचिंग आ रही है। अब मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ये आपके पास नंबर 1 है, ये आपके पास नंबर 2 है और ये आपके पास नंबर 3 है। इनमें आपको रेट ऑफ SN1 बताना है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपके पास बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो वहां पर आपके पास SN1 के प्रति जो रेट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। अब रीजन तो मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप पॉइंट समझ लो कि जब भी बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग इंक्रीज, देखो ये वाला बीटा कार्बन है, यहाँ पर इस पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। ये वाला बीटा कार्बन है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है और ये वाला बीटा कार्बन है, यहाँ पर 2 ब्रांचिंग है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो आपका ऑर्डर होगा वो थर्ड का रेट ज्यादा होगा, फिर सेकंड का और फिर फर्स्ट का। अब सवाल आता है कि सर आपने किस बेसिस पर बताया। सबसे पहले मैंने क्या बताया ये आपको ध्यान रखना है। बीटा कार्बन पर जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे SN1 का रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। पॉइंट समझ में आया। अब हम देखते हैं आखिरकार इसका रीजन क्या है।
देखो रीजन को मैं यहाँ पर समझाने के लिए दो सबस्ट्रेट को लेता हूँ, एक इसको लेता हूँ और एक इसको लेता हूँ। मान लो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कार्बन 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 और यहाँ पर X। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी, H, यहाँ पर H, इस तरीके से आपके पास सबस्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो बॉन्ड एंगल समथिंग कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ये जो हाइब्रिडेशन है ये कितना है, sp3 हाइब्रिडेशन है। अगर मैं यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, लीविंग ग्रुप बाहर निकाल दूंगा तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास सबस्ट्रेट CH3 CH2 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 प्लस। मतलब यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूंगा, आप ऐसे फिर से देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड एंगल आ जाएगा समथिंग 120 डिग्री, क्योंकि ये जो हाइब्रिडेशन होती है वो क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। एक तो बात ये समझ में आ रही है। अगर मैं इस सबस्ट्रेट की बात करता हूँ तो इसमें भी हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, CH3 CH2 C, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ आ जाएगा C H H और यहाँ X। यहाँ पर आपके पास बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है। अगर मैं यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकालता हूँ तो लीविंग ग्रुप के बाहर निकालने से यहाँ क्या बन जाएगा तस्वीर, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH H और यहाँ प्लस। अब यहाँ पर आपके पास बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखो जब आपके पास 109 डिग्री बॉन्ड एंगल था तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ज्यादा अच्छे से कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एंगल स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर इस वाले की बात करोगे तो यहाँ पर वही बॉन्ड एंगल किससे इंक्रीज हो गया, 120 डिग्री से 11 डिग्री बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन खत्म हो गया, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो कम हो गया। अगर यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम हो गया तो मुझे बताओ क्या ये वाला जो सबस्ट्रेट है वो इस तरफ मूव कर रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है। टू द पॉइंट मतलब बात ये है कि जब आप इसमें बात करते हो तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है। लेकिन जैसे ही बीटा पोजीशन पर ब्रांचिंग इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जैसे ही ये कार्बन में बनता है तो वो है एंगल स्ट्रेन खत्म होता है। और मैंने आपको बोला था कि हमेशा स्टेरिक फैक्टर्स मच डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है ना मेरा ये वाला, कि आखिरकार इसका लॉजिकल रीजन क्या है। आप लोग अपना इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर मत लगाओ, यहाँ पर इसको आपको स्टैंडर्ड केस की तरह याद रखना है। एक तो वो वाला केस और एक आपको ये वाला केस। जैसे जैसे बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे वहां पर SN1 का रेट भी इंक्रीज होगा। नहीं तो अगर आप इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव लगाओगे तो आपका अल्फा कम होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ उल्टा ही कर रहे होगे। इतनी बातें सबको अच्छे समझ में आ रही हैं। अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लिख देता हूं और आपको वहां पर रेट को बताना है। तो अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो भी हमारे सामने यहाँ पर लिखे हैं। आपको इन क्वेश्चंस में रेट बताना है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सबसे पहले हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखे रेट वाले। अब हमें ये सिस्टमेटिक अपना बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कार्ब-बुटाइल स्टेबिलिटी। तभी मैंने आपको बोला था जब भी SN1 रिएक्शन की बात हो हमेशा आपके दिमाग में जो बात चलनी चाहिए वो कार्बन की स्टेबिलिटी चलनी चाहिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आप लीविंग ग्रुप को बाहर निकल के क्या बनाओ, कार्ब-बुटाइल बनाओ। जब आप लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल के कार्ब-बुटाइल बनाओगे तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्ब-बुटाइल है वो 3 फिनाइल रिंग से स्टेबलाइज्ड है, जो कि अपना +R दे रहे होंगे, और यहाँ पर ये वाला कार्ब-बुटाइल 2 फिनाइल रिंग से स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पर ये वाला बेंजाइलिक कार्ब-बुटाइल है। तो हम बोल सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर इसका रेट सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पर इसका रेट और लास्ट में इसका रेट। देखो इतना ही आसान क्वेश्चन है। आप किसी भी SN1 के रेट वाले क्वेश्चन को कार्ब-बुटाइल की स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन से रिलेट कर दो। सबसे पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकालो, कार्ब-बुटाइल बनाओ और स्टेबिलिटी चेक करो कार्ब-बुटाइल की। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी एज इट इज वही करेंगे। सबसे पहले आपने कार्ब-बुटाइल
बनाया, लो इस तरीके से हमने बना दिया। और कार्बोटाइन बनाने के बाद अब आप चेक करनी है स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, रेजोनेंस। यहाँ पर कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस वर्क कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। कार्बोटाइन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, तो इसको जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है तो हम बोलेंगे इस वाले केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर इस वाले केस में, और लास्ट इस वाले केस में कोई भी रेजोनेंस नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल सा इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और हमें अच्छे से पता है रेजोनेंस इज मच पावरफुल, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका रेट और फिर लास्ट में इसका रेट। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जब आपने हटाया तो यहाँ पर प्लस आया, और जब आपने यहाँ से हटाया तो यहाँ पर प्लस आया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब प्लस आया तो ये कार्बन कैसा कैटायन है, आईआईटी कैटायन है। जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था वो सभी कैटायन जिनके बगल में हेटेरो एटम मौजूद हो तो वहां पर वो सीधे क्या करते हैं, अपना लोन पेयर देकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होते हैं। रीजन का क्या है, बैक डोनेशन, तो यहाँ पर ये बैक डोनेशन को स्टेबलाइज कर देगा, और बल्कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, वो भी कौन सा, माइनस इफेक्ट लग रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका रेट भी आपके पास SN1 के प्रति सबसे ज्यादा ही होने वाला है। फिर से याद करो, आईआईटी कैटायन मैंने क्या बताया था, कोई भी जब बगल में हेटेरो एटम लगा हो कार्बोटाइन के तो वो क्या करेगा, बैक डोनेशन के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहां पर वह ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। दुनिया में कोई क्या है, मतलब किसी के लिए स्टेबिलिटी का मायना क्या है, सीधा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना। जब इसको सीधा ऑक्टेट ही कंप्लीट कर दे रहा है तो फिर तो स्टेबिलिटी को यहाँ पर टेंशन ही नहीं है। इन वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, है ना। यहाँ पर आयोडीन निकाला तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, ठीक है। यहाँ पर Br हटाया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर I हटाया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, और यहाँ पर पॉजिटिव आया। देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट और फोर्थ में बहुत आसानी से आंसर लेके आ सकता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है, तो हम इसको बोल देंगे नंबर 1 और इसको हम बोल देंगे नंबर 4। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन है और ये लेस स्टेबल कार्बोटाइन है, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। मैंने बताया था ना, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे अगर होगा तो ये क्या होगा, परसेंट s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज रखना कम पसंद करेगा, तो ये हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों की। देखो ये दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लीविंग ग्रुप का इफेक्ट लगाना है, लीविंग ग्रुप चेक करना है, और आपको अच्छे से पता है Br माइनस थोड़ा सा वीक लीविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू I माइनस, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 2 और ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने यहाँ से सब जगह से आयोडीन हटाया, प्लस लगाया, आयोडीन हटाया, प्लस लगाया, आयोडीन हटाया, प्लस लगाया। पॉइंट क्लियर है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, दो तरफ से रेजोनेंस भी मिल रहा है, रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन, ठीक है। और इस वाले केस में सिर्फ क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, और इस वाले केस में रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस से रेजोनेंस क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास इसका रेट होगा, और लास्ट में हमारे पास इसका रेट होगा। सिंपल बात, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस के साथ साथ बैक बॉन्डिंग डोनेशन भी होगा। देखो जैसे ही ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और ये यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो एक बार। सबसे पहले आपने Cl हटाया, Cl हटाया, Cl हटाया और Cl हटाया, और सब जगह क्या लगाया, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। अब आपको पता है CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, लेकिन ये कैसे करेगा, प्लस H और प्लस I। OCH3 ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस R लगाएगा, और यहाँ पर NO2 क्या लगाएगा, माइनस R लगाएगा। और हमें अच्छे से पता है जितने भी प्लस वाले ग्रुप्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं और वो कार्बन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो हम बोलेंगे ये दोनों स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे एज कम्पेयर टू इसके। अब इन दोनों में भी जिसमें रेजोनेंस फैक्टर ज्यादा लग रहा है वो स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो ये आपके पास नंबर 1 हो जाएगा, ये आपके पास नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर 3 हो जाएगा, और लास्ट में सबसे कम रेट हो जाएगा इसका।
तो ये कुछ बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फंडा है, आपको सबसे पहले लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है, कार्बोकेटाइन बनाने हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। और ये बात हमने GOC2 रिएक्शन इंटरमीडिएट से बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। टू द पॉइंट क्लियर है। अब हम लोगों ने रेट वाले ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दूंगा जहां पर आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करना है और SN1 रिएक्शन का थोड़ा सा फंडा समझना है कि SN1 रिएक्शन आखिरकार होती ही कैसे है। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप हमने रेट वाला पढ़ा, अब दूसरा टाइप है हमारे पास आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। एक बात आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो सबसे पहले आपको टाइप पहचानना होता है कि रिएक्शन कौन सी है। जब भी आपको SN1 टाइप पहचानना हो तो आपको दो बातों को ध्यान रखना है। एक तो देखो कि वहां पर क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का ध्यान रखना है। ठीक है, इन दो इन दो बातों से आप बहुत आसानी से इसका प्रोडक्ट बता सकते हो। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मैं बना लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये SN1 रिएक्शन है, इस बात को जस्टिफाई करना अपने दिमाग में फिट करना, ये SN1 ही रिएक्शन है और प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहां पर अल्फा H कितने हैं, 9 है। तो हम बोलेंगे ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो SN1 के प्रति ही जाएगी, SN1 के थ्रू ही जाएगी। रीजन क्या है उसका, रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अभी जब SN2 पढ़ लोगे तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी। अगले स्टेप में आपके पास क्या है, ETOH है और यहाँ पर ये एज अ सॉल्वेंट भी वर्क कर रहा है और यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर रहा है। जब खुद सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है तो इसको सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर ये अल्कोहल है, उसको बोलेंगे अल्कोहोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और अटैक करके आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, O और यहाँ पर ET। और आप बोलोगे सर यहाँ पर H+ होगा, तो हम यहाँ से H+ क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि H+ का आना और जाना दिल पर कभी नहीं लेना है। इस पॉइंट को आप हमेशा रखना। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, अब तो बहुत आसान बन चुका है। सबसे पहले आपको पता है रिएक्शन SN1 के थ्रू क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और अगले स्टेप पे क्या जाएगा आपके पास, OET। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं आंसर करना। इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में क्या होगा, Cl बाहर निकालोगे, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे, फिर क्या होगा आपके पास CH3OH में ऑक्सीजन का लोन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर O और यहाँ पर CH3। इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर H2O है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे जो कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। फिर यहाँ पर H2O क्या करेगा, अटैक करेगा। H2O खुद यहाँ पर सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कौन सी होगी, सॉल्वोलिसिस। और ज्यादा अच्छे से बोलूं तो यहाँ पर वाटर है, तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जब भी वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करता है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, Cl को बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, PHCH2 प्लस। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो है ETOH का ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा इस जगह पर, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा PHCH2OET। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्कोहोलिसिस, क्योंकि अल्कोहल सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको बोलेंगे फॉर्मोलिसिस। ठीक है, तो ये वाला सीधा मैं प्रोडक्ट बनता हूँ PHCH2, यहाँ पर ऑक्सीजन C+OH। ठीक है, जरा इसको और अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको समझा सकूं। ये होता है HC+O, यहाँ पर H, ये लोन पर अटैक करता है। इस वाले की जगह बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PHCH2 और यहाँ जाएगा C+O और यहाँ जाएगा CH3। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रोडक्ट बनाते समय आपको ये पहचानना थोड़ी सी दिक्कत होगी। जब मैं आपको SN2 पढ़ा दूंगा, फिर SNI वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, तो वहां पर डिफिकल्टीज आती हैं। तो आप उन डिफिकल्टीज को वहां पर ओवरकम कर सको, तो आप अभी से अपने दिमाग में फिट रखो कि SN1 की पहचान क्या होती है। ये दो पॉइंट पे ही आपको ध्यान देना है। जब भी न्यूक्लियोफाइल ऑलमोस्ट सॉल्वेंट होते हैं ज्यादातर, तो वहां पर वो रिएक्शन SN1 ही होती है। ठीक है, लास्ट वाली बात करते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, Ag2O मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर है,
तो यहाँ पर इसका मतलब होता है AgOH, और जो कि Ag प्लस OH माइनस की फॉर्म में होगा तो OH माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा जो कि Br को बाहर कर देगा और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो कुछ और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जहां पर कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ इन क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। मैं फिर यही बोलूंगा, आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले ज्यादा ध्यान इस पर देना है क्या ये SN1 रिएक्शन ही है। तो देखो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, आपके सामने यहाँ पर सबस्ट्रेट है और यहाँ एक्वस AgNO3 है। तो एक्वस मतलब बोले तो वाटर, और वाटर हमेशा SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो आपके पास AgNO3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और Cl के पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ जाएगा Cl पर पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, तो आपके पास यहाँ पर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या आपको सबसे पहला स्टेप समझ में आया? आज के बाद हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास AgNO3 आएगा तो वहां से Ag प्लस क्या होते हैं, हैलोजन कैरियर होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। और अगर ये हैलोजन कैरियर है तो ये हैलोजन को कैरी कर लेंगे और आपके पास कार्बोटाइन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पर जो कार्बोटाइन बना है 5 मेंबर रिंग के बाहर जस्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब देखो ये बात आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये खुद आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां पर आप ये समझ जाओ कब रीअरेंजमेंट करवाना है और कब नहीं करवाना है। जब आप रीअरेंजमेंट करवाओगे तो जाहिर सी बात है इस रिंग का रीअरेंजमेंट करवाओगे तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी और 6 मेंबर्ड रिंग बनके आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी और यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। क्या आगे और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो फर्दर फिर लास्ट में आपके पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर अटैक कर देगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा और यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप लोग ज्यादातर अटकोगे या ज्यादातर दिक्कत होगी तो वो इस जगह ही होगी कि आप चीजों को सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो, इसलिए दिक्कतें आती हैं। अगर आपने सीक्वेंस में पढ़ा होगा, एकदम स्टार्टिंग से GOC पढ़ी होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, तब जाके आप रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट ही क्यों करवा रहे हैं। बहुत दिक्कतें आती हैं इस जगह पर, ठीक है। अब हम इस वाले केस की बात करते हैं। यहाँ पर H2O है। अब आप बोलोगे सर एसीटोन क्यों लिया? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, आपके पास लाइक डिसॉल्यूशन लाइक होते हैं तो ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व होते हैं। तो हम थोड़ा सा अमाउंट, ये जो एसीटोन लेते हैं, क्या लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वाटर क्या है, ऑर्गेनिक नहीं होता तो उसके साथ डिसॉल्व हो जाए पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा मिला देते हैं। आपको पता है इस वाले स्टेप में सबसे पहले आयोडीन बाहर निकालोगे और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से कार्बोटाइन फॉर्म हो जाएगा। जब इस तरीके से कार्बोटाइन फॉर्म होगा तब आपके पास यहाँ पर क्या है, फर्दर वाटर प्रेजेंट है और वो वाटर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, इस तरीके से OH। तो क्वेश्चन करना इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उससे पहले आप ये दिमाग में चलाते रहो क्या ये SN1 है, क्या ये SN1 है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको SN1 ही पढ़ा रहा हूं तो आपको समझने में आसानी लग रही है। जब मैं आपको SN2 पढ़ाऊंगा उसके बाद आप यार ऐसा मानो कि सब दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। आपको ये नहीं पता चल रहा होगा इतने अच्छे से कि SN2 कहाँ है और SN1 कहाँ है। इसीलिए जब मैं इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ SN1 को पूरा, तो आपका पूरा दिमाग SN1 के प्रति चलना चाहिए कि आखिरकार किन चीजों को देखकर हम SN1 बोल रहे हैं। जब मैं SN2 पढ़ाऊंगा तो वहां पर पूरा इंडिविजुअल दिमाग चलना चाहिए SN2 रिएक्शन के प्रति। फिर जब मैं दोनों को क्लब कर दूंगा तब जाके आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, जहां पर मैं आपको बोलूंगा पहचानिए कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है। तब देखता हूं कौन कौन बता पाएगा। इसलिए मैं इतना यार फोर्स कर रहा हूं। आंसर तो कोई भी बना देगा यार, आंसर बनाने में क्या है, पहचानने में दिक्कतें होती हैं और इस लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे पूछे भी जाते हैं तो बहुत दिक्कतें होंगी। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले आयोडीन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर अल्कोहल सॉल्वेंट था, इस तरीके से आयोडीन बाहर निकलने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है 4 मेंबर्ड रिंग है और 4 मेंबर्ड रिंग कॉन्ट्रैक्शन दिखाना पसंद करती है। तो यहाँ से अगर हम इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग में हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कारण, तो देखो ना सामने क्या बन के आ रहा है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। अरे बताया था मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोटाइन होता है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, तो यही वो रीजन होता है, डांसिंग रेजोनेंस। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास MEOH है,
तो बस आंसर बन के आ जाएगा यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OMe। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, Br निकाला। अब आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, अब आपके पास यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो फिर से आपका 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आप क्या करवाओगे, रिंग एक्सपेंशन करवाओगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब आपने ऐसा करवाया तो यहाँ पर अगर आपने ये बनाया तो पॉजिटिव यहाँ बनाओगे। बात समझ में आ रही है? तभी मैंने नंबरिंग की है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इस बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करोगे तो यहीं तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया। अब क्या फर्दर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या? देखो देखो, ये वाला जो कार्बोटाइन है वो क्या है, 2 डिग्री कार्बोटाइन है। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अगर आप यहाँ से क्या कर दो, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, अगर आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो तो क्या आपके पास यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोटाइन नहीं बन जाएगा? बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पर फर्दर रीअरेंजमेंट होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी कार्बोटाइन की बात आती है आपको रीअरेंजमेंट ही सोचना है और उसको ही अच्छे से कमांड बनानी है। फिर तो आपके पास क्या है, MEOH है और लास्ट में आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, OMe। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है हमेशा कि रिएक्शन SN1 ही क्यों है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट में आपको रीअरेंजमेंट पर ध्यान देना है। अगर आपने इन 2 बातों पे कमांड बना लिया तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब हम कुछ और अपने फाइनल अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 यहाँ पर CH2 है और यहाँ सामने Cl है और यहाँ पर आप लेके आ जाते हो सिंपली वाटर। इस रिएक्शन को आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप यहाँ से Cl बाहर निकाल के कार्बन का फॉर्मेशन करने वाले हो। लो कर दिया, CH3CH CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, CH2+। अब सवाल ये है, ये तो आपके पास क्या था, स्लोएस्ट स्टेप था। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन इज स्लोएस्ट स्टेप। अब आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, रीअरेंजमेंट की है क्या, या फिर आप सीधे यहाँ पर वाटर का अटैक करवा दोगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा, देखो सुनो, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, 1 डिग्री है। अगर आप यहाँ से इस H को मतलब हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हो तो हाइड्राइड शिफ्ट से आपके पास कौन सा कार्बोटाइन बनने वाला है, इसको जरा ध्यान से देखो। ये बन जाएगा CH3C+, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3। तो आप खुद सोचो, पहले क्या था, 1 डिग्री था, अब क्या हो चुका है, 3 डिग्री हो चुका है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ और फाइनली फिर आपके पास क्या होगा, वाटर होगा। वाटर यहाँ पर अटैक कर देगा और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3COH CH3 और यहाँ पर CH3। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ताकि इसमें जो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आप पहचान सको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब मान लो हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं और इससे हम एक बात इंपॉर्टेंट निकालेंगे। हमारे पास है सबस्ट्रेट कुछ ऐसा, नियोपेंटाइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है नियोपेंटाइल हैलाइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, करवा दिया, तो हमारे पास यहाँ पर ये बाहर निकाल के क्या बनने वाला है, CH3 CH3 और यहाँ पर CH2+ बन जाएगा। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल। तो हम इसका अगर रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो रीअरेंजमेंट से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यह वाला कार्बोटाइन बन जाएगा। अब आप खुद सोचो, पहले ये कार्बन क्या था, 1 डिग्री था, अब ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री है। तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ गया है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है। तो इसीलिए आपके पास रीअरेंजमेंट के होने के बाद वाटर यहाँ पर अटैक करेगा और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3COH CH3 CH2 CH3। पॉइंट क्लियर है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके पास ये बचा था इसने रिएक्ट नहीं किया न्यूक्लियोफाइल ने, अटैक इसने भी रिएक्ट किया इसके साथ और रिएक्ट करके आपके पास यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और जनरली ऑप्शंस में होता भी है, लेकिन ये वाला क्या होगा, माइनर होगा और ये वाला क्या होगा, मेजर होगा। तो आप एक पॉइंट नोट कर लो, जब भी कोई रिएक्शन
सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाती है। ये आपके पास पहले क्या बना, कार्बोटाइन बना, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का पहला पार्ट है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। फिर आपके पास ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का दूसरा पार्ट है। रीअरेंजमेंट होने के बाद तो जब भी कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट के सीक्वेंस जाती है तो हमेशा जो आपके पास मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन है उससे मेजर प्रोडक्ट बनता है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? इस बात को आप ध्यान रखना। ऐसा ही यहां पर हुआ था कि जब इसका रीअरेंजमेंट नहीं करवाया उससे पहले भी कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा इस जगह पर, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये देखने को मिलता है। और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम जनरली मेजर प्रोडक्ट की ही हमेशा बात करते हैं। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हुई? तो एक बार हम पूरे लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने SN1 रिएक्शन को आज आगे पढ़ा, जिसमें हमने रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की बात की, जिसमें हमने बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात की थी, डिफरेंट कि सबस्ट्रेट का रेट क्या होने वाला है। फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट की बात की। तो मैंने जितने भी आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाए हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर में, ये अलग से लेक्चर बनाने का कारण ही यही था ताकि मैं आपको SN1 के प्रति थोड़ा सा और अच्छा सा मतलब कंफर्टेबल करवाऊं, ताकि आपको समझ में आ सके SN1 रिएक्शन होती ही क्या है, बोलते ही क्या है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से ही लेके जा रहा हूं और फिर SN2 ऊपर से पढ़ा दे रहा हूं तो जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तब दिक्कतें होंगी। तो उन दिक्कतों को हटाने के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा और समय देना चाहिए और टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की।